मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका फिर दिल से स्वागत करता हूं और आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आप भी देख रहे हैं। जैसे कि हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, मैं आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दो सब कमेंट्स में लिख दें। मेरा मनोबल ऊपर ऊंचा हो जाता है और मुझे तसल्ली हो जाती है कि भाई मेरा वीडियो मेरे दर्शकों को कुछ लाभ दे रहा है, कोई पसंद कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा, दर्शकों, मैं जो कह देता हूं मैं करके दिखाता हूं। अभी आज ये कमेंट्स आया, गुरुजी आपने बोला था मेरा वीडियो बनाएंगे, बनाया नहीं। उसके 4 घंटे के बाद आया, गुरुजी बहुत धन्यवाद, देख लिया। भाई आप लोग देखते नहीं, वीडियो चला जाता है फिर देखते नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आप देखेंगे तो आपका मार्गदर्शन होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आप चैनल पर बने रहिए। आपको कोई ना कोई वीडियो आपकी ज्ञान की वृद्धि करेगा, आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा। आज का वीडियो अद्भुत है। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ये 9 ग्रह 12 राशियां, ऐसा कौन है जो आज नहीं जानता? और 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भावों में हमारे सभी सुख और दुख छिपे हुए हैं। हमेशा बताता हूं, पहला भाव जातक का स्वयं का प्रतिनिधि करता है, द्वितीय भाव धन कुटुंब का, तीसरा पराक्रम का, चौथा भूमि मकान घरेलू सुखों का, माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का और संघर्ष का, सेवा का, सप्तम भाव जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, अष्टम भाव आयु का और दीर्घकालीन कष्टों का, 9 भाव भाग्य भाव है और 10th भाव कर्म का भाव। ये 10th भाव कर्म का भाव है जिसके पीछे ज्यादा रोना है। और ये आमदनी का भाव है। आमदनी का भाव हमको समाज से जोड़ता है। 12th भाव खर्चे का है, सेवा सुख का भाव है और मोक्ष का है, दंड का भी भाव है और विदेश का भी भाव है। सभी भावों का अपने आप में महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा रोना लगन का, सप्तम का, भागी का, 10th का, एकादश का, धन का, सभी का ही है। अपनी अपनी जगह सभी चाहिए भाई। जिस तरह से मनुष्य को अपने सारे अंग चाहिए, इसी तरह से ये 12 भाव भी सभी आदमी को चाहिए। हर आदमी को चाहिए, सब प्रकार के सुख चाहिए। कौन ऐसा है जिसको नहीं चाहेगा? लेकिन इस 9 ग्रह में एक ग्रह ऐसा है जिसकी अगर शुभ स्थिति हो तो उसका गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, समाज में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, धन के वारे हो जाते हैं। और वहीं पर अशुभ स्थिति हो तो समाज भी घृणा की दृष्टि से देखता है, जीवन नरक तुल्य बन जाता है, आदमी कहीं का नहीं रहता। आखिर कौन सा है वो ग्रह? कौन सा वो ग्रह है जो हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में यापन करने के लिए, समाज में गृहस्थी आश्रम को चलाने के लिए? वो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विचार कीजिए वो कौन सा ग्रह हो सकता है। उसकी शुभ स्थिति आपको सम्मान भी दिलाएगी और उसकी अशुभ स्थिति आपको ठोकर भी खिलाएगी, कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। वो ग्रह ऐसा है। कौन सा ग्रह है हम बात करेंगे, कुंडली में आपको दिखाएंगे उस ग्रह का चमत्कार। फिर आप सोचोगे हाँ वाकई में गुरुजी ने ठीक ही कहा, भाई ये ग्रह। अब देखते हैं, ऐसा नहीं है, अब देखते हैं उस ग्रह को। उस ग्रह के बिना तो कुछ भी होता ही नहीं है। वो ग्रह है शुक्र देव। कोई अच्छा काम होता है, हम बच जाते हैं तो कहते हैं भगवान का शुक्र है। शुक्र देवी है, माता है, लक्ष्मी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र धन है और शुक्र गृहस्थी जीवन को चलाने वाला है। और जिसका शुक्र अच्छा हो गया उसको सम्मान की प्राप्ति अच्छी हो जाती है। जिसका शुक्र खराब हो गया समाज में भी उसको कोई नहीं पूछता, उसकी तरफ आंखें भी उठा करके नहीं देखता। और ऐसी हालत इस कुंडली में होने वाली है तो मैं आपको विचार करूंगा। आप अंत तक बने रहिए और अपने बच्चों की कुंडली का अभी से देखना शुरू कर दीजिए। कहीं जब समय आता है तो फिर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। अगर आपका लगन कहीं पर भी नीच राशि में हो, राहु से पीड़ित हो, तो प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जब लगन ही नीच राशि में हो गया और राहु से पीड़ित हो गया तो कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, पितृ दोष हो जाता है।
शुक्र विश्व निवास में है, शुक्र विश्व निवास में है। अब देखिए दर्शकों, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है, शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह कराने वाला और स्त्री हो या पुरुष हो दाम्पत्य सुख को देने वाला भोग विलास है। आज कन्या हो या पुरुष हो उसको सहवास सुख देने वाला शुक्र है। और शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र धन भी है। शुक्र की अच्छी स्थिति आपको सम्मान में मिलाएगी और शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो लोग आपको घृणा की नजर से देखेंगे। तो वह विश्व निवास में चला गया। जब शुक्र विश्व निवास में चला जाता है तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है अब जो भी ग्रह विश्व निवास में चला जाता है अपने कारक की हानि करता है। शुक्र का क्या कारक है? भोग विलास, दाम्पत्य सुख, गुप्त अंगों का स्वामी भी है, लक्ष्मी स्वरूप, सुख माता है, सुख बहन है, सुख बेटी है, सम्मान लाता है और पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है। अगर जिस पुरुष जातक का इस तरह से स्थिति हो और सोचिए व्यवहार नहीं हो तो समाज में बड़ा मुश्किल होता है जीना। फिर उसको योगी बन जाने से तो अच्छा है, लेकिन गृहस्थी आश्रम में उसको परेशानी आएगी। नवास में शुक्र और मंगल का राशि पर तो योग हो दर्शकों, नवास कुंडली में हो या आपकी लगन कुंडली में हो, अगर शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो, यह सबसे अधिक अशुभ योग है। ऐसे योग के जो प्रभाव मिलते हैं उस प्रभाव से जातक अपने समाज में अलग से पहचाना जाता है और समाज उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसकी तरफ से आंखें मोड़ लेता है। इतना अशुभ योग है। मैं इस मीडिया पर सीधा नहीं बोलना चाहता। ऐसे शुक्र अति कामी पुरुष हो जाते हैं, देश काल परिस्थिति का वो ख्याल नहीं करते, वो कहीं पर भी धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे जातक को उसका समय रहने से पहले शांति करा लेना चाहिए, इसकी शांति हो जाती है। विपरीत राजयोग भी है, तो इन सब बातों पर विचार करेंगे। एक ग्रह है जो गृहस्थी जीवन में सफल या निष्फल बनाता है और उसको साध्वी का श्राप मिल गया। साध्वी का श्राप क्या है? पूर्व जन्म में किसी साध्वी स्त्री को गलत आरोप लगा दिया, व्यभिचार का आरोप लगा दिया और उसका वो शर्म की वजह से मर जाती है। उसका श्राप कई पीढ़ी तक चलता है। उसके श्राप से विवाह में बाधाएं आती हैं। अगर विवाह बाधा भी हो जाए, विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, घर में 50 बाधा आती है। हमेशा दरिद्रता की, कितने भी अच्छे योग होने दो, लेकिन जातक दरिद्रता जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। वो साध्वी का श्राप है। जातक का जन्म 2 मार्च 2012 शुक्ल पक्ष 9 मृगशिरा 4 शुक्रवार शाम को 8:20 पर हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की सर्प योनि होती है। हमारा शास्त्र बताता है ऐसे पुरुष की पूर्व जन्म में सांप दंश से मृत्यु हो गई थी और काल सर्प हो या ना हो, तीव्र काल सर्प योग उसका हो जाता है और लगन पर राहु का प्रभाव हो तो अधिक प्रभावी हो जाता है। ऐसे जातक को बिना सोचे समझे नागबली श्राद्ध कर देना चाहिए, काल सर्प दोष निवारण कर देना चाहिए। जन्म के समय पर कन्या लगन में हुआ 11 डिग्री 57 मिनट है। द्वितीय भाव में शनि उच्च राशि में 4 डिग्री 58 मिनट लेकर के, तृतीय भाव में राहु वृश्चिक राशि में 15:41 लेकर के, छठे भाव में सूर्य 18:25 लेकर के, सप्तम भाव में बुध मीन राशि में नीच का माना था 6 डिग्री 18 मिनट लेकर के, अष्टम भाव में शुक्र 2:50 डिग्री और गुरु 13:07 लेकर के है, केतु 15:41 से लेकर के, नौ भाव में चंद्रमा 5:48 से लेकर के और मंगल 20 लेकर के है। यह स्थिति है। एक एक साथ चलेंगे। लग्नेश नीच राशि में, लगन का स्वामी सप्तम भाव में नीच राशि में हो गया। इसके प्रभाव से पत्नी का स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होगा और जीवन में असंतोष की बात आ जाएगी और राहु से पीड़ित है। प्रबल पित्त दोष हो गया, प्रबल पित्त दोष हो गया। बुध यहां से अपनी राशि को देख रहा है, उच्च को उठा रहा है तो सम्मान देगा, लेकिन राहु से पीड़ित हो गया, प्रबल पित्त दोष हो गया। जब लग्नेश पर राहु का प्रभाव हो गया, मैं 110% कह सकता हूं इनके पूर्व कोई अतृप्त योनि में है। उसके बाद चलते हैं सूर्य छठे भाव में, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। रोग और शत्रुओं से परेशान रहेगा, बार बार उनसे ठीक है, उनसे रिकवर करने में भी उसको आसानी होगी, लेकिन उसका धन और समय
उन्हीं में लगा रहेगा रोग और शत्रु को ठीक करने के लिए, और साथ साथ मानसिक परेशानी भी होती रहेगी। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में है। धनी होगा जाता है, सुख होगा, व्यवसाय में उसका सहयोग मिलेगा, घरेलू सुखों की आदमी होगी, ऐसा धनी यशस्वी होगा। तो एकादश भाव का स्वामी कर्म भाव में आ गया, कर्म करने से उसको धन अवश्य मिलेगा। लेकिन कर्म में बुध की राशि है और बुध पीड़ित है, यहां पर हल्के हो जाते हैं। गुरु 250 डिग्री शुक्र 250 लेकर के विश्व नवास में आ गया। शुक्र कुंडली में भाग्य का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव की हानि करेगा, भाग्य की हानि करेगा, तो विश्व नवास में आ गया। इसकी बात तो छोड़ दो, भाग्य की हानि और द्वितीय भाव की भी हानि तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है, और अष्टम भाव में है, और उसको अष्टम भाव जैसा मैंने बताया गुप्त अंग है, कोई सहवाग सुख नहीं मिलता। गृहस्थी जीवन त्रस्त हो जाता है, समाज उसको कहीं खड़ा नहीं होने देगा कि कितना भी धन जैसे जी बनाए, बड़ी परेशानी आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। और कोई ऐसा कोई बड़ा राजयोग है नहीं अब वो भाई देश का नेतृत्व करेगा या उनको, या फिर योगी बन जाएगा, योगी बन करके हो सकता है, भोगी नहीं रह सकता। तो वो उसका परिवार समझ लो और वो कैसा चाहते हैं। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, भाग्येश के साथ में है, थोड़ा सा केंद्रापति दोष तो खत्म हो रहा है, लेकिन माता का सुख, माता हमेशा बीमार रहेगी, और जीवन साथी भी बीमार रहेगा। जीवन साथी बीमार रहेगा, बीमार तो तब होगा जब जीवन साथी आएगा, शुक्र आने ही नहीं देगा। किसी भी ग्रह में हिम्मत नहीं है जो शुक्र का काम कर सकते, करेगा तो शुक्र ही करेगा। और अगर गलती से शादी हो भी गई तो फिर आनंद भी मिलना मुश्किल हो जाता है शुक्र की वजह से। तो यहां पर ये परेशानी आ गई। राहु साहसी तो बना देता है, भाई बहन के पक्ष में परेशानी दे देता है, भले बुरे का विचार नहीं करता, और पत्नी को रोगी बना देता है, भाग में थोड़ी सी उन्नति कर देगा। ये बात मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। शनि की बात करें तो द्वितीय भाव में शनि, कोई भी लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव के लिए शनि अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। अब बेसिक फंडामेंटल समझो, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और शनि वैराग का कारक है। द्वितीय भाव में जो ग्रह होगा वो कुटुंब से जोड़ेगा, शनि तो विरक्त करने वाला है। कुटुंब का यहाँ पर सहयोग तो मिलेगा, उच्च राशि में है, परंतु संतोष नहीं, धन प्राप्ति के प्रयास में सफलताएं कम मिलती हैं, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी शनि है, कम मिलती है। माता भूमि मकान तीसरी दृष्टि से देख रहा है, माता भूमि मकान के सुख में परेशानी होती है, और अष्टम दृष्टि नीच दृष्टि से देखता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको मिलते हैं। आमदनी के भाव को देखता है दसम दृष्टि से कर्क राशि में, तो आमदनी अनियमित होती है, कमजोर होती है, धन प्राप्ति के लिए अनुचित साधन भी कर लेता है साधे, लेकिन उसका धन डूब जाता है। धन उधार दे दिया तो वापस भी नहीं आता। धन के मामले में यहां पर शनि, कोई भी लगन की कुंडली हो, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, शुभ नहीं होता। क्यों? धन और कुटुंब के मामले में शून्य होता, क्यों? वैराग का कारक है, उसके पीछे छिपी हुई ये चीज रहती है, वो वैराग कृष्णा की तरफ ले जाता है। तो यह ग्रह की स्थिति रही। मंगल, दर्शकों, मंगल तृतीय भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। बिना सोचे समझे बेकार का खर्चा, जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थयुक्त नहीं, इस तरह से खर्चा करने वाला। कर्क राशि पीड़ित है, शनि का ही प्रभाव है, राहु का ही प्रभाव है। कर्क राशि हमारे जो शरीर के मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे किडनी है, हार्ट है, फेफड़े है, इनमें कहीं ना कहीं जातक को दशा अंतर्दशा आने से ऐसा भी रोग भयानक रहेगा, क्यों? कर्क राशि पीड़ित हो रही है। कर्क राशि पीड़ित हो रही है तो उसको भी ख्याल रखना चाहिए। अभी बात करते हैं दर्शकों, लग्नेश नीच राहु से पीड़ित मैंने बता दिया, शुक्र विनाश में उसका मैंने खूब अच्छी तरह से आपको वर्णन दे दिया। नवास में शुक्र मंगल, नवास कुंडली में ये शुक्र मंगल है जो मैंने आपको बताया। शुक्र मंगल की राशि में है और शुक्र की राशि में मंगल है। आपका किसी भी कुंडली में ऐसा होगा तो उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाता है और समाज की नजरों में वो गिर जाता है।
उसमें कोई दो राय नहीं होती, ये बहुत अशुभ योग है। वृष निवास में शुक्र आ गया, पुष्कर निवास में केतु और सूर्य आ गए। तो केतु तो यहां पहले से ही जो देगा, क्या देगा, राहु केतु, और सूर्य तो अकारक है, सूर्य रोग और शत्रु से लड़ता रहेगा, वो पुष्कर निवास में आ गया। पुष्कर निवास में केतु सूर्य अकारक है, पुष्कर निवास में आ गया। लग्नेश खुद ऐसा है, कन्या लगन वाले क्या करते हैं, हवाई किलो ज्यादा बनाते हैं भाई। ये चार पाई बैठे बैठे लेटे लेटे उनकी वो योजनाएं बनती हैं और सोचते हैं हम इधर से भी धन कमाए, उधर से भी धन कमाए, और लास्ट में जैसे ही उठते हैं, चार पाई छोड़ते तो सारी योजनाएं गायब हो जाती है। द्विवर्ष की बात करते हैं, इनकी बात का कोई मतलब निकालना इतना आसान बात नहीं होती, इस तरह से शादी हो जाता है। तो खास विशेष नवास में मेष राशि का शुक्र, तुला का मंगल, राशि पतन अशुभ हो गया। चंद्रमा से एकादश गुरु है। चंद्रमा, हम चंद्र लगन को भी साथ में ले लेते हैं। चंद्रमा से एकादश भाव में गुरु हमको देखा, तो चंद्रमा एकादश गुरु राजा के समान होता है। उसके पास हाथी घोड़े अश्व, पहले जमाने में तो हाथी घोड़े जिसके पास होते थे वो राजा होता था। तो मतलब ये समझो चंद्रमा से एकादश, एकादश क्योंकि आमदनी का भाव है, चंद्रमा से गुरु, अच्छी आमदनी होगी। चंद्रमा से 9 भाव पर सूर्य है, तो धर्मात्मा भी होगा, सत्यवक्ता भी होगा, बंधुओं से झगड़ा मेल तैल नहीं उसका खाएगा। ये ग्रह योग है और ये ग्रह योग हैं, लेकिन इन सब का ग्रह योगों का इस शुक्र ने सफाया कर दिया, और नवास में मेष का शुक्र और तुला के मंगल ने ये सारा सब कुछ सफा कर दिया, सब योगों को भंग कर दिया। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में है, विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि से पात्र देख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल यहाँ पर राजयोग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बनेगा नहीं, इसलिए मैं स्पष्ट बता दूं क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है 5। जब शुभ ग्रह देखता है तो राजयोग भंग हो जाता है। सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में है, मंगल देख रहा है, बिल्कुल राजयोग बनता है। विपरीत स्थिति में हो सकता है काम आ जाए, लेकिन राजयोग अपनी जगह है, ये धन के योग अपनी जगह है, और सबसे अच्छा योग है गृहस्थ में रहने के लिए। क्या चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, शिक्षा में परेशानी आएगी, शिक्षा में परेशानी आ गई मान लिया। उसके बाद चाहिए रोजगार, रोजगार बुध यहां पर है, चलो मान लिया अच्छी जगह पर है, और चंद्रमा भी धन दे रहा है, क्यों, लेकिन राहु से पीड़ित है तो कमजोर से ही कमजोर होगा। उसके बाद चाहिए शादी, और उसके बाद चाहिए बच्चे। तो शादी नहीं तो मेरा तो एक ही डायलॉग है हमेशा, नो लाइफ विदाउट वाइफ। जब वाइफ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जहां पर रिश्तेदारों को भी पसीना आ जाएगा शादी कराने में, अब ये तो नहीं कहा जा सकता अब प्रभु ने इसको कितने दिन का दंड दिया है। तो मैं बार बार आपको बीच में बताता हूं, अगर आज किसी मजिस्ट्रेट साहब ने किसी अपराधी को सजा दी है 6 महीने की, तो हमको पता लग जाए 6 महीने छूट जाएगा, ये शादी का श्राप है, कितनी पीढ़ी तक चलता है। उपाय करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती, या तो 50 बाधा आ जाती है, दरिद्रता आती है, और मतलब कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन जो है नरकतुल बन जाता है। वो खींचते खींचते रोते झिकते कोई गाड़ी चल जाए तो अलग बात है, लेकिन वो आसान बात नहीं है। ऐसी कुंडली में पितृदोष निवारण करें, इनकी शांति करें, राहु पर लग्नेश पर राहु का प्रभाव है, इसकी शांति करें, और विवाह से पहले अर्क विवाह करें। अभी राहु की महादशा चल रही है 30 तक, उसके बाद गुरु की महादशा आ जाएगी अश्विन नक्षत्र में, दशाएं अच्छी आएंगी 30 तारीख तक। अभी तो बालक है, जब तक अगर उपाय करेंगे तो हो सकता है प्रभु सुन ले। दर्शकों, ग्रह जो अशुभ फल देते हैं उसके प्रति शास्त्रों के अनुसार आपको उपाय बताए जाते हैं। उपाय तो सिर्फ आपकी श्रद्धा में, हमारी जादू की छड़ी, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, टोटल डंडा है भाई। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शन करने वाले हैं, और कोई भी कर्मकांडी जो पंडित जी है आपकी पूजा कराएगा, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान भगत के बस में होते आए, सुना तो हमने भी है, आप भी करके देख लो। उपाय यही है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हम इस मनुष्य योनि में आए तो उपाय कर सकते हैं, काल सब दोष भी निकालना पड़ेगा। ये सारे दोष निकाल करके और कोई विवाह करे, और तो हो सकता है राह आसान बन सकता है। अगर आप समझते हैं और मेरा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, अपने बच्चों की कुंडली देखें, और चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं हमेशा बताता हूं बुधवार को और इतवार को मैं 6 बजे आपसे
लाइव में बातचीत करता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है। आप जुड़ जाइए, जिसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।